दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बिहार के बाढ़ की बात करेंगे और बिहार की उस तबाही के बारे में बात करेंगे जो हर साल बिहार को बाढ़ के रूप में अपनी चपेट में ले लेती है और जिस बाढ़ से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। और क्या सरकार के पास इस बाढ़ को रोकने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है या कोई ऐसा एप्रोप्रिएट प्लान जो इस बाढ़ के नुकसान से बचा जा सकता हो, यानी कि कम से कम इस बाढ़ से नुकसान हो उससे बचा जा सकता है। और इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है और वो कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में बिहार के लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं उन सभी के लिए एक राहत हो सकता है। और इस पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल क्या कहता है और क्या है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल बिहार को लेकर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आप बिहार से हैं या फिर आप बिहार के बाहर से हैं तो आपने न्यूज में देखा होगा कि बिहार में हर साल जो है बाढ़ स्ट्राइक करता है और इससे लाखों लोग जो है अफेक्ट होते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी सेफ जगह पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि वो सेफ हो सके अपने सारे सामान व माल मवेशियों के साथ, जिससे हर साल लोगों को काफी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग बाढ़ के कारण की वजह से अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से मर जाते हैं, चाहे वो उनके हेल्थ से जुड़ा मामला हो या फिर उनके रहने सहने खाने पीने का मामला हो। हर मकाम पर लोगों को जो है परेशानी उठानी पड़ती है और इस साल भी बाढ़ खासकर जो उत्तर बिहार है उसको अपने चपेट में लिए हुआ है, चाहे वो सीमांचल का रीजन हो, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या मिथिलांचल रीजन, दरभंगा, मधुबनी और कई और ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रभावित रहते हैं जहां हर साल काफी तबाही देखने को मिलती है इन जिलों में। अब आते हैं कि खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ आने का क्या कारण है जो हर साल लोगों को अपने चपेट में लेती है। तो आपको बताएं जो इसकी सबसे पहली और मेन वजह यह है कोसी रिवर, जो तिब्बत से चलकर नेपाल होते हुए इंडिया में एंटर करती है और ये कोसी नदी अलग अलग नाम से हिमालयन माउंटेन रीजन से आती है और गंगा में आकर मिल जाती है। और गंगा में आने से पहले कोसी रिवर कोसी बैरेज कंट्रोल में होता है, जिसको 1958-1962 के बीच बनाया गया था, जिसमें 56 गेट्स और इसी 56 गेट से पानी को जो है छोड़ा जाता है। फिर बिहार में वो भीमनगर में एंटर करता है जो कि बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर वहां से 256 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद कोसी रिवर गंगा में आकर मिल जाती है। क्योंकि ये कोसी रिवर माउंटेन एरिया से आता है तो या तो बारिश के ज्यादा होने की वजह से और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ज्यादा तादाद में पानी आता है और फिर वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है। और कोसी रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। इसके अलावा बागमती हो गई, बूढ़ी गंडक हो गया या गंडक हो गया, ये भी आकर गंगा में मिल जाती है और जल स्तर जो और बढ़ जाता है। और यही वजह है कि जब नेपाल में भारी बारिश होती है या फिर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वहां जब पानी ज्यादा हो जाता है तब वो जो कोसी बैरेज है उसको खोल दिया जाता है और फिर पानी जो है बिहार में एंटर होने लगती है और बाढ़ की शक्ल ले लेती है। अब आते हैं कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, तो जवाब ये है कि नहीं, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। लेकिन हाँ, बाढ़ को डिजास्टर होने से बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर बिहार सरकार सही तरह से इस पर फैसले लेती है और इस पे पैसे खर्च किए जाते हैं तो इसका नुकसान जो है वो कम हो सकता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना या ज्यादा से ज्यादा बांध बनाया जाए या फिर बड़े बड़े कैनाल या एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाए ताकि एक नदी में अगर पानी ज्यादा है तो दूसरी तरफ वो पानी चला जाए और दूसरी तरफ अगर सूखा है तो वहां भी फायदा हो जाए और यहाँ के लोग जो ज्यादा पानी की वजह से बाढ़ फेस कर रहे हैं तो उनको भी एक राहत मिलेगी। तीसरा फायदा उसमें ये होगा कि एग्रीकल्चर को फायदा होगा, इरिगेशन के लिए फायदा होगा। चौथा इसमें ये कि अगर किसी तरीके से जो पानी किसी सिटीज के अंदर या किसी एरिया के अंदर कंज्यूम होता है फिर वो रिलीज किया जाता है, फिर वो नदी में जाता है, तो उसको अगर नदी में जाने से रोक दिया जाए और उसको एक रिसाइकिल की तरह यूज कर लिया जाए तो इससे भी जो है बाढ़ का जो है नुकसान कम हो सकता है। पांचवा इसमें यह है कि जब बाढ़ आता है तो साथ में सिल्ट लेकर आता है। सिल्ट मतलब आसान भाषा में जो मिट्टी साथ लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नदी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और जिसके बढ़ने की वजह से वाटर लेवल जो है वो हाई हो जाता है और वाटर लेवल हाई होता है तो फिर आसपास जो पानी और फैलने लगता है जिसकी वजह से वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है। और अगर उस सिल्ट को बिहार सरकार रेगुलर तरीके से उस पर काम किया जाए, नदी से सिल्ट को बाहर करे और नदी में ज्यादा से ज्यादा अगर गहराई रहे तो
ये भी एक फायदा हो सकता है। अब जानते हैं कि इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है। तो इस पे बिहार सरकार बहुत सारी नदी के बगल में इम्बैंकमेंट्स बनाती है, लेकिन ये इम्बैंकमेंट्स जो है उतना कारगर नहीं, उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो फिर इसका जो है असर नहीं रह पाता है और फिर वाटर जो है ओवरफ्लो होकर फिर उस एरिया को पार कर लेता है। इसमें दूसरा बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रही है जिसको कोसी मेची रिवर कहा जा रहा है, जिसमें कोसी और महानंदा रिवर को मेची रिवर के थ्रू जो है जोड़ा जाएगा, ताकि जो कोसी रिवर में ज्यादा पानी अगर होगा तो वो महानंदा की तरफ चला जाएगा और महानंदा की तरफ जो सूखापन है वो दूर हो जाएगा और इधर जो है बाढ़ जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है वो थोड़ा कम होगा। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट के बाद, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने 4,900 करोड़ रुपए 2019 में अप्रूव किया था। और इस प्रोजेक्ट को बिहार सरकार ये चाह रही है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा होने में आसानी हो और बिहार सरकार को भी कम रिसोर्सेस खर्चा करना पड़े। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो बिहार के लोगों को, खासकर जो सीमांचल का एरिया है और जहां जहां भी बाढ़ इफेक्ट कर रहा है वहां के लोगों को एक राहत मिलेगा बाढ़ से। कुछ हद तक जो है बाढ़ से जो नुकसान होते, जो जान माल का नुकसान होता है वो थोड़ा कम होगा और लोगों को रिलीफ मिलेगी हर साल के बाढ़ का जो चक्कर होता है। और इस मेगा प्रोजेक्ट में बाढ़ को रोकने के साथ साथ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के एरीगेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर इस मेगा प्रोजेक्ट से हाइड्रो पावर भी जनरेट किया जा सकता है, जिसके लिए अलग अलग जगह पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। और अगर ये डैम्स बनते हैं तो पानी को तो छोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे छोड़ा जाएगा ताकि आसानी से पानी पास हो जाए और लोगों को ज्यादा इफेक्ट भी ना करे। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो आपको बता दें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था। ये एक ग्लोबल गोल है जिसमें कुछ टारगेट्स है और कुछ इंडिकेटर है जिसको 2030 तक पूरा करना है। और उसमें भारत भी शामिल है और उसमें बिहार भी शामिल है, जिसमें जीरो पॉवर्टी का है, जीरो हंगर का है, ये वेल बीइंग का है, हेल्थ से रिलेटेड है और इक्वालिटी का है। और इनको मिलाकर पूरे 17 गोल है और इन 17 गोल्स को मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं ताकि रेगुलर बेसिस पे जो है इसका प्रोग्रेस जो है देखा जा सके। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिहार के बाढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर बिहार में इस तरह के बाढ़ आएंगे तो फिर ये जो गोल है वो पूरा नहीं होगा। और उस गोल को पूरा करने के लिए 2030 तक बिहार को बाढ़ से मुक्त करना पड़ेगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो वाकई एक बहुत बड़ा काम होगा बिहार के लोगों के लिए। और लास्ट में ये कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो भी सरकार कर रही है उसको होने में तो बहुत टाइम लगेगा, और उससे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि अगर बाढ़ आते हैं तो बाढ़ आने से पहले पूरे सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज बनाया जाए ताकि बाढ़ से जो है निपटने में आसानी हो। इसमें सबसे पहले लोगों के लिए रहने सहने, खाने पीने की और उनके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबका ध्यान रखते हुए एक जगह चुना जाए ताकि लोग सेफ जगह पे पहुंच सके और उनको जानो माल का नुकसान न उठाना पड़े। तो अगर ऐसा कदम उठाती है सरकार तो बाढ़ को जो है झेला जा सकता है। और फिर अगर वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने इस वीडियो को जो है पूरा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि पूरा बताने के लिए पूरे डिटेल में जाना पड़ेगा और पूरे डिटेल में जाने के लिए पूरा वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो मेरा थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए हमने बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह बिहार में बाढ़ आते हैं, किस तरह लोग इसका सामना करते हैं और किस तरह लोगों को नुकसान होना पड़ता है। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।